नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस शो में हम बातचीत करेंगे 3 मुद्दों के ऊपर, खासतौर पर बहुत ही संक्षिप्त में तीनों मुद्दे आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला मुद्दा है, राहुल गांधी ने आज संसद में भाषण दिया और भाषण को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएँ हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएँ चल रही हैं। एज यूजुअल जैसे राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से मजाकिया लिया जाता है उनको, लेकिन ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि राहुल गांधी मजाक में लेने की चीज़ नहीं रह गए हैं। पहले भी नहीं थे, लेकिन अब खास तौर पर उनके जो एजेंडे से तीर तर्कश निकल रहे हैं वो भारत देश को लेकर, भारत देश का जो सिस्टम है, जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, उसको लेकर तो कम से कम हम ठीक नहीं मान सकते हैं। और जिस तरह की बात आज राहुल गांधी ने 46 मिनट के अपने भाषण में कही है संसद में, उन बातों में यदि हम और बातों को एक बार दरकिनार भी कर दें तो बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि देशवासियों को सोचनी चाहिए। क्या देश को एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ाया जा रहा है? क्या देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो कि एकजुटता से देशवासियों को रहने की जो हमारी परंपरा रही है उसको तोड़ने का एक कोई षड्यंत्र सा दिखाई देता है। आज राहुल गांधी ने कहा कि जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको राहुल गांधी ने ओबीसी दलित बताया। और ये जो नैरेटिव है राहुल गांधी की पार्टी का भी, और राहुल गांधी की पार्टी के जो शुरुआत के नेता थे, देश जब ब्रिटिश यहाँ से जा रहे थे तो ब्रिटिश ने जो कमाल किया, जो कबाड़ा किया, वो कबाड़ा कांग्रेस ने संभाल लिया। और कांग्रेस ने न केवल संभाल लिया बल्कि उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया और यहाँ तक कर दिया कि समाज में अब, पहले ये था कि समाज बैठता था एक जगह, एकजुट होकर बातचीत करते थे लोग बात, लेकिन वो जो सामाजिकता थी, वो जो सामाजिक समरसता थी, वो तोड़ दी गई। और वर्ग संघर्ष की ये स्थिति आ गई कि गांव में आज भी लोग एक साथ नहीं बैठ पाते हैं। एक दूसरे के प्रति इतनी ग्रज है, इतनी गलत भावनाएं हैं, हिंसा होती है, और जहाँ पर भी जिस वर्ग का दांव लगता है वहाँ दूसरे कमज़ोर वर्ग को दबोचने की कोशिश की जाती है। ये ऐसा आज़ादी के पहले नहीं था। आज़ादी के पहले समाज में एक रूपता सी थी, समाज में अच्छे से लोग रह पा रहे थे, बैठ उठ थी और आपसी संबंध भी थे। और जब भी कोई फंक्शन होता था, जब भी कोई सामाजिक काम होते थे तो लोग आपस में, गांव का जीवन आप सब जानते हैं कि गांव के लोग ही सब काम कर लेते थे। विवाह में भी हर वर्ग की एक ड्यूटी थी और सभी कामों में, हम किसी काम को गिना लें, हर काम में समाज के हर वर्ग की ड्यूटी थी। हर वर्ग एक दूसरे से मिलकर काम करता था। लेकिन ये जो आज़ादी का दौर आया, इसके बाद से जो आप हम सब ने देखा है कि किस तरह से रेवड़ियाँ बांटी गई और किस तरह से समाज को विकृत करके अलग कर दिया गया, अलग थलग किया गया समाज। अब कैसे जैसे करके भारत एक देश के रूप में सामने आने की अपनी एक जो परवाज़ है वो ले रहा है, और जातिगत व्यवस्था को ख़त्म करने की भी व्यवस्थाएँ हमारे मनों में हैं। जातिगत ये जो जहर है इसको तो कम से कम दूर किया जाए। वर्ग तो ठीक है, वर्ग तो हर जगह होते हैं, लेकिन वर्ग के नाम से आप किसी दूसरे वर्ग के ऊपर इस तरह के हमले करें, ये भी ठीक नहीं है। तो ये राहुल गांधी अब इस एजेंडे को लेकर चल पड़े हैं। और लोकसभा के चुनाव में जिस तरह के रिजल्ट रहे उसमें ये जातिगत जनगणना वाला जो मुद्दा था, इसने बहुत शायद कुछ कमाल किया है। ये कुछ ऐसी बात है जिसको लेकर सोचने की जरूरत हमें पड़ेगी। आज राहुल गांधी ने महाभारत का भी दृष्टांत दिया। हालांकि राहुल गांधी का महाभारत का ज्ञान कितना है ये हम सब जानते हैं, कोई छुपा हुआ नहीं है, लेकिन आज उन्होंने महाभारत के अभिमन्यु वाला जो चक्रव्यूह का जो किस्सा है, जो दृष्टांत है, वो पेश किया संसद में और कहा कि 6 लोगों ने अभिमन्यु को मारा था। अब ये बातें अजीब सी बातें लगती हैं, लेकिन जो भी इनके एडवाइजर्स हैं तो उसमें नाम उन्होंने 6 लोगों में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, NSA, अजीत डोभाल और अडानी अंबानी तक का नाम ले लिया। लेकिन बहरहाल ये तो एक पॉलिटिकल कमेंट हो सकता है, लेकिन अभिमन्यु का जहाँ तक मसला है, अभिमन्यु तो इस वक्त फंसा हुआ पड़ा है बेचारा। जो भारत का आम नागरिक है वो अभिमन्यु है। और आप जो जदरथ वगैरह बने हुए हैं, यहाँ सभी राजनीतिक दल एक से ही लगते हैं। अब जो बीजेपी का एक मामला रहा कि बीजेपी कम से कम इस तरह की व्यवस्था से आगे करेगी देश को, लेकिन अब ये 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर देंगे, यूसीसी ले आएंगे, इस तरह के जो नारे लगाए गए, वही नारे आज संसद में राहुल गांधी ने रिपीट किए हैं।
और ये जो हम दूसरा जो मुद्दा जो खास तौर पर राहुल गांधी ने उठाया, चक्रव्यूह का मामला, तो ठीक है, पॉलिटिकल कमेंट भी हो सकता है, सटायर भी हो सकता है, लेकिन ये जो बजट का जो हलवा की जो फोटो राहुल गांधी ने दिखाई है और इसमें कहा कि मतलब कोई भी दलित वर्ग का और ओबीसी वर्ग का व्यक्ति इस फोटो में नहीं है। जो हलवा सेरेमनी होती है जो पता नहीं कब से चल रही है, ये भी एक रवायत की सी बात है। कौन हलवा खाता है और किसको खिलाया जा रहा है, और बजट के टाइम पर ये हलवा वगैरह का कोई प्रचलन पता नहीं क्यों चलाया गया है, कौन करता है इस तरह के काम। लेकिन बहरहाल वो जो चल रहा है वो चल रहा है। और इस हलवा सेरेमनी की फ़ोटो दिखाकर राहुल गांधी ने वित्त मंत्री की तरफ इशारा किया। वित्त मंत्री उस वक्त सदन में मौजूद थी और राहुल गांधी ने कहा कि 73% लोग देश में पिछड़े दलित हैं और इनको इस हलवा सेरेमनी में कोई जगह नहीं है। तो हलवा सेरेमनी में राहुल गांधी का कहना यह है कि वित्त मंत्री जो हैं वो और जो अधिकारी हैं जो बजट तैयार करते हैं, जो आईएएस हैं, आईएफएस हैं या जो रेवेन्यू सर्विसेज के लोग हैं, वो बजट को बेसिकली तैयार करते हैं। और राहुल गांधी के अगुवाई में जब सरकार थी मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तब भी पी चिदम्बरम ने ऐसे ही हलवा सेरेमनी की थी। उसमें भी कोई इस तरह की बात नहीं है कि बजट पेश करते टाइम या बजट तैयार करते टाइम वर्गों से कोई लिया जाए। जो लोग हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला है, अब इसमें वर्ग का भी ध्यान रखा जाएगा, ये कौन सी बात हुई? तो फिर तो देश में जितने भी वर्ग हैं, जितने भी जातियां हैं, सबसे लो, तो ये कौन सा सिस्टम है? फिर तो आप हर जगह कर दोगे। ऑलरेडी संसद में, चुनाव में पॉलिटिकल रिजर्वेशन है हमारे यहाँ, और नौकरियों में रिजर्वेशन शुरू से रहा है। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि हर चीज़ में फिर उस तरह से ढूंढो आप? तो कोई फैसला हो नहीं पाएगा। फिर एक वर्ग उंगली उठा देगा कि हमारा तो कोई आदमी नहीं है इसमें, लोहार नहीं है, कोई कहेगा सुथार नहीं है, कोई कहेगा कुम्हार नहीं है, कोई कहेगा प्रजापति नहीं है। तो ये कौन सी बात हुई? तो ये इस तरह के खतरनाक एजेंडे के ऊपर देश की राजनीति को राहुल गांधी ले जाना चाह रहे हैं। और वर्ग संघर्ष पहले ही देश में बहुत है, कट्टरपंथ बहुत है, जिहाद बहुत चल रहा है, और हम अल्पसंख्यक के नाम पर जिस तरह के काम हमारे देश में हो रहे हैं, जिस तरह से अल्पसंख्यक यहाँ दादागिरी कर रहे हैं, ये तो किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हो सकता है कि उस दुकान का मालिक कौन है। लेकिन कांवड़ यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, दुकान का मालिक से आपका कोई लेना देना नहीं, जो वो खिला रहा खाइए। तो ये इस तरह से अल्पसंख्यकों का भी मसला चल रहा है हमारे देश में। और अब ये दलितों का, पिछड़ों का लेकर आ गए हैं, 73% बता दिया है। तो अब जो साइलेंस है, एक सोशल फैब्रिक बना हुआ है, उसको भी अब और आगे तोड़ने, बिखरने का काम शुरू कर दिया राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी को अब कोई पूछे कि राहुल गांधी जी, आप ये बताइए कि जो आप जातिगत जनगणना और ये जो 73% दलित पिछड़ा बता रहे हैं, यदि इनकी जितनी संख्या है और आप बता रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जनसंख्या में जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी है उस जाति को उतना ही भागीदारी दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी का बेसिक तर्क यह है। तो राहुल गांधी से कोई पूछे कि आपकी जाति, पहली बात तो आपकी जाति क्या है, ये तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई आदमी आपको क्रिश्चियन बताता है, आपकी जो बहन है वो भी क्रिश्चियन हो चुकी हैं, वाड्रा से शादी हो चुकी है। भारत में यदि आप जातिगत उसकी बात करते हैं, सामाजिक उसकी बात करते हैं, तो प्रियंका वाड्रा है। और आपका जहाँ तक मसला है, आप कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं अपने आप को, तो कश्मीरी ब्राह्मण कितने हैं देश में? आपकी भी हिस्सेदारी तो फिर तय हो जाएगी, कितनी भागीदारी आपको मिलेगी पॉलिटिकल सेटअप में, वो आप भी तय कर लें। फिर इस जगह पर भी आप दलित पिछड़े को लेकर आए ना। फिर बेसिक एजेंडा यह है कि 15-18%, 20% जो मुस्लिम आबादी बताई जा रही है उसकी हिस्सेदारी तय कराई जा रही है। बाकी SC ST को तो रिजर्वेशन है ही है, OBC को रिजर्वेशन है ही है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है। तो अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा राहुल गांधी की पार्टी का है। राहुल गांधी की पार्टी मुस्लिम परस्त है, इसमें कोई शक नहीं, इस्लाम परस्त है। अभी प्रियंका गांधी ने
इजराइल के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जो कि भारत की राजनीतिक परंपरा है उसके खिलाफ है। भारत में सरकार ही विदेश नीति तय करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी विदेश मामलों में दखलंदाजी नहीं करता है। ये पंडित नेहरू के ज़माने से चला रहा है, लेकिन अब इनको तो कोई रोक नहीं सकता। ये तो प्रथम परिवार से आते हैं, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी मसले बोल सकते हैं। इनके लिए तो सब प्रजा है, कैटल क्लास है, नरेंद्र मोदी हो चाहे सरकार हो। ये तो नरेंद्र मोदी को भी जिस तरह की भाषा में बात करते हैं हम सब जानते हैं। तो किसी को भी किसी भी भाषा में जवाब देना, बात करना, बयान देना, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और ये संकोच भी नहीं करते। इस परिवार का ये एक जिसको कहते हैं कि विशेषाधिकार इन्होंने मान लिया है कि हम तो कुछ भी कह सकते हैं। और इस कहने के पीछे जो चोला है वो सेकुलरवाद का है कि हम अल्पसंख्यकों के, दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, शोषितों के नेता हैं। जबकि इनकी जो कूटरी है, इनके जो प्रथम परिवार के जो लोग हैं जो कांग्रेस को चलाते हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित हैं, दलित समाज से आते हैं, उनकी क्या गति बना रखी है ये आप हम सब जानते हैं। कांग्रेस में बाकी जो दलित लीडर हैं उनकी क्या स्थिति है। इन्हीं सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी के साथ किस तरह का सलूक किया था ये भी हम सब जानते हैं। जो लोग नहीं जानते नई पीढ़ी के, उनको जाकर गूगल करके सर्च करना चाहिए कि सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ था इसी परिवार में। वो भी ओबीसी वर्ग से आते थे। बहरहाल ये जो बातें हैं, इस तरह की बातें करना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक कुचक्र रचा जा रहा है। जातिगत जनगणना की जहाँ तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही बिहार के उस मामले में जिसमें बिहार सरकार ने 50% की बजाय 65% का आरक्षण कर दिया था, उस फैसले में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में गए लोग, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। यानी कि वो जो आरक्षण जातिगत सर्वे के आधार पर, जिसको बताया गया कि जातिगत सर्वे हमने कराया है, जातिगत जनगणना तो नहीं हुई थी, वो सर्वे बताया गया था, और सर्वे के आधार पर ये कहा गया कि हमने आरक्षण बढ़ा दिया है 15%। तो बिहार हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, वैसे के वैसे रखा है कि नहीं, हाई कोर्ट ने ठीक किया। जो 50% के आरक्षण की सीमा थी वही सीमा रहनी चाहिए। तो राहुल गांधी के लोगों को अब वैसे तो समझ जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के सामने सुप्रीम कोर्ट के कई बार फैसले पलटे गए हैं, और राहुल गांधी ने आज धमका के कहा है संसद में कि हम जैसे ही आएंगे वैसे ही जातिगत जनगणना लाएंगे और करके दिखाएंगे। तो शाहबानो का केस हम सबको पता है कि शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने पलट दिया। अभी भी असम का जो मसला चल रहा है, असम में जो मुस्लिम मैरिज एक्ट का कानून था, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 जो शरिया से चलता था, उसको जैसे ही सरकार ने रोक लगाई है और उस पर व्यवस्था दे दी है। आप हम सब ने भी देखा खबरों में कि हेमंत बिस्व शर्मा की असम सरकार ने मुस्लिम जो पर्सनल लॉ कह सकते हैं, मुस्लिम विवाह कानून कह सकते हैं बेसिकली, तो मुस्लिम विवाह कानून 1935 को बदला है। पहले व्यवस्था ये थी कि काजी जो सरकार द्वारा नियुक्त थे, जो तनख्वाह पा रहे थे, वो काजी फैसला देते थे, और जो विवाह की उम्र थी वो उम्र भी देश के जो कानून है, जो सर्वमान्य कानून है, उस कानून में लागू नहीं थी, मुस्लिम कानून में लागू नहीं थी। यानी कि जो निर्धारित उम्र है 18 साल और 21 साल, तो मुस्लिम असम के जो मुस्लिम हैं वो 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी कर सकते थे। तो बाल विवाह वहाँ बहुत हुए हैं, बाल विवाह अभी भी वहाँ रुक नहीं रहे हैं। तो असम की सरकार ने जैसे ये फैसला किया है, इसके ऊपर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नहीं बोला है कि अच्छा फैसला है, मुस्लिम महिलाओं के लिए ये अच्छा हो जाएगा और उनको मुआवजा भी मिलेगा। ठीक है, ड्रैकोनियन कानून जो थे किसी ज़माने में बनाए गए होंगे, अंग्रेजों ने जो भी काम किया यहाँ, और बाद में राजीव गांधी ने भी मुस्लिम परस्ती दिखाते हुए मुस्लिम वोट के चक्कर में। अब ये कहना कि कोई भी अपने अपने रिवाज से अपना धर्म निभा सकता है, अपनी कस्टम से, तो बाकी हिंदुओं को आपने एक साथ कैसे कर दिया? हिंदुओं में भी बहुत बड़े वर्ग हैं, बहुत अलग अलग रिचुअल्स हैं, अलग अलग धारणाएं हैं उनकी, लेकिन वो तो आपने कर दिया। उसमें तो आपको हिचकिचाहट नहीं आई, लेकिन मुस्लिम्स को लेकर आप हमेशा कहते हैं ना इनका धार्मिक आचरण है। वो मार भी दे, जिहाद भी करते हैं तो भी नहीं धार्मिक कार्य है। अभी लेबनान ने, अभी आएंगे इस मुद्दे के ऊपर हम, पहले ये राहुल गांधी एंड कंपनी का जो ये मसला चल रहा है, इसमें राहुल गांधी कभी नहीं देश की कोई भी सामाजिक प्रगति की तरफ कोई इशारा होता है उसमें नहीं। अभी भी कांग्रेस का आरोप है कि यूसीसी लाने की तैयारी है असम को लेकर।
तो यूसीसी लाना क्यों नहीं चाहिए? कांग्रेस को नहीं चाहिए क्या कि यूसीसी हो देश में, एक कानून हो देश में, पूरे पूरे देश में एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन ये बात राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी के लोगों को अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वोट बैंक बिखर जाएगा। अब वोट बैंक को पटाने के चक्कर में कुछ भी। प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया अभी इजराइल के खिलाफ, ये बयान भी उसी तरफ इशारा करता है। इजराइल की बात हम कर लेते हैं। इजराइल हमास के बीच में जो जंग चल रही है, इसमें ईरान ने अभी जो लेबनान से हिजबुल्लाह का हमला करवाया है, इस हमले के बीच में तुर्की जो है, तुर्की ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अब हमास के समर्थन में आएगा। आप देखिए जरा, ये कट्टरपंथ है। तुर्की चूंकि इस्लामिक कंट्री है और ईरान भी इस्लामिक कंट्री है, तो ईरान ने अपना काम कर दिया। लेबनान में जो उसका आतंकवादी गुट है, लेबनान में सक्रिय है हिजबुल्लाह, उससे हमला करा दिया। अभी हिजबुल्लाह का हमला बहुत खतरनाक था। पिछले यदि हम लंबे अरसे से देखें तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर ऐसा हमला नहीं किया, लेकिन हमास के समर्थन में हमास ने जिस तरह की आतंकवादी गतिविधि की, अब इजराइल यदि चुप रह जाता है तो उसको कहीं टिकने नहीं देंगे ये लोग। तो कुल मिलाकर ये जो हिजबुल्लाह का हमला हुआ है, इससे खाड़ी के इस पूरे क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में अब सरगर्मी बढ़ेगी, युद्ध के हालात बढ़ेंगे, क्योंकि इजराइल ने भी अब पलटवार करने की धमकी दी है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वहाँ की जो वॉर कैबिनेट है, उसने पूरे अधिकार दे दिए हैं कि वो अब एक्शन लें हिजबुल्लाह के खिलाफ। तो यह अब लेबनान के ऊपर भी अटैक्स होंगे। तो लेबनान भी आ गया है बीच में। और टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, तैयब एर्दोगन ने धमकी दी है इजराइल को कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे। और इस हमले के बीच में जो रेफरेंस पॉइंट एर्दोगन ने दिया है, वो दिया है नागोर्नो कारबाख का। नागोर्नो कारबाख जो है वो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच का वो हिस्सा है जिसके ऊपर आर्मेनिया का पिछले 20 साल से कब्जा था, आर्मेनिया का हिस्सा था। लेकिन अभी बीच में जो युद्ध हुआ पिछले दिनों, उसमें यही एर्दोगन, तैयब एर्दोगन वाली जो फोर्स है, ये जो लोग हैं, इन्होंने आर्मेनिया को मजबूर किया, अजरबैजान की सहायता की। और ये जो नागोर्नो कारबाख है, ये अब अजरबैजान के पास आ गया है। इसके पीछे का जो मसला है, बैकड्रॉप जो है, वो ये है कि अजरबैजान जो है वो मुस्लिम बहुल देश है और आर्मेनिया जो है वो क्रिश्चियन बहुल देश है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये लैंडलॉक से कंट्री हैं आर्मेनिया, तो आर्मेनिया को सपोर्ट करने के लिए क्रिश्चियन कंट्री नहीं जा रहे हैं एक तरह से। लेकिन बगल में ईरान है, टर्की है, ये जो देश हैं ये इनसे घिरे हुए क्रिश्चियन लोग हैं। अब टर्की को, हालांकि टर्की पड़ोसी देश है और वेस्ट से लगा हुआ, यदि हम आर्मेनिया की सीमा देखते हैं तो आर्मेनिया के वेस्ट में टर्की है और ईस्ट में ईरान वगैरह हैं। और ये जो एरिया है, इसमें टर्की का कूद जाना, और पहले तो मना किया कि नहीं हम अजरबैजान की मदद नहीं कर रहे, लेकिन बाद में स्वीकार करना पड़ा कि अजरबैजान की ये मदद कर रहे थे। और इसी मदद की वजह से ये सारा काम हुआ। ये कारबाख का जो इलाका है वो अब अजरबैजान के कब्जे में आ गया है। तो रेफरेंस पॉइंट एर्दोगन ने, टर्की के प्रेसिडेंट ने ये दिया कि हमने वहाँ जो कर दिखाया है वो अब हम तुम्हारे साथ करेंगे और हम हमास का साथ देंगे। यानी आतंकी गुट का, जो जिहाद गुट कर है, उसका साथ देंगे। चूंकि ईरान और टर्की वैसे तो देखा जाए तो दोनों परस्पर दुश्मनी की कंट्री है। ईरान शिया कंट्री है, टर्की सुन्नी कंट्री है। लेकिन एक पॉइंट पर दोनों एक हैं कि जो इजराइल कौम है, जो यहूदी हैं, इनके खिलाफ दोनों एक भाषा में हैं, क्योंकि ये प्रोफेट के टाइम से चला आ रहा है और प्रोफेट को दोनों मानते हैं, शिया भी मानते हैं और सुन्नी भी मानते हैं। तो प्रोफेट ने जो उपदेश दिया वो उपदेश ये कि इजराइल कौम को ख़त्म कर दो, यहूदियों को ख़त्म कर दो, इस प्लेनेट से ख़त्म। इसमें लोग लगे हुए हैं। और इजराइल जो छोटा सा देश है, आप देखें जरा, 52-53 कंट्रीज इनके हैं, लेकिन वो एक जरा सा कंट्री सुहा नहीं रहा इनको। क्यों? क्योंकि वो यहूदी हैं और यहूदियों को मार देना पुण्य का काम है, सवाब मिलेगा, उसका हेवन मिलेगा।
और ऊंची जो बेहतर हुरों की जो जन्नत है वो मिलेगी, अव्वल दर्जे की जन्नत मिलेगी, जहाँ शराब के नदियाँ बह रही हैं, शहद के तालाब हैं, इस तरह की बातें कर रही हैं। तो ये सारा दर्शन है इसके पीछे। तो अब इजराइल हमास जंग में टर्की भी कूद गया है और इधर इजराइल ने धमकी दे दी है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हिजबुल्लाह को पूरा सबक सिखाकर मानेंगे। उनका ये भी कहना है, इजराइल का ये भी कहना है कि यदि हम चुप रह गए तो हमें ये ख़त्म कर देंगे, समाप्त हो जाएंगे। और ये बात सच है कि टर्की जैसा देश, जिसको कि आप यूँ मान सकते हैं एर्दोगन के पहले जिस तरह का टर्की था, इस्तांबुल जिस तरह की था, ये बहुत सेकुलर किस्म का ऐसा कंट्री माना गया है, क्योंकि क्रिश्चियंस थे ये असल में। बाद में इस्लाम आया वहाँ पर। ये कॉन्स्टेंटिनोपल बेसिकली है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल को मुसलमानों ने जीता। इस्लाम की शुरुआती जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसमें हाथ आ गए उनके, और तब से ये अब वहाँ चूँकि माहौल उस तरह का नहीं है जिस तरह का या खाड़ी में है या पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, उस तरह का नहीं है। सेकुलर किस्म के लोग हैं, लेकिन ये तैयब एर्दोगन ने वहाँ कट्टरपंथ फैलाया है। अजरबैजान की स्थिति यदि देखें तो वो भी मोस्ट जिसको कहते हैं ना समावेशी किस्म की कल्चर है। वहाँ ये कट्टरता नहीं है, ये जो रूढ़िवाद है पत्थर फेंक कर सजा देने का, हाथ पैर काटने का, ये वहाँ नहीं है, जैसा टर्की में भी नहीं है। टर्की भी अब टर्की बनता जा रहा है, चूँकि ये इस्लामिक खिलाफत जो इस्लामिक कैलिफेट है उसका इस्लामी जगत का नेता कौन होगा, सऊदी अरब होगा या टर्की होगा। क्योंकि पहले ओटोमन एम्पायर की राजधानी जो इस्तांबुल थी वो टर्की में थी। टर्की की राजधानी आज भी इस्तांबुल है। जो टर्की का इलाका है ये ओटोमन एम्पायर का इलाका था, जिसके अंडर में सऊदी अरब वगैरह ये खाड़ी के सारे देश आते थे। तो ये जो उस्मानिया डायनेस्टी का जो मसला है वो ओटोमन डायनेस्टी का ये मसला है कि भाई हम थे लीडर। अब सऊदी अरब, चूंकि मक्का मदीना सऊदी अरब के अंडर में है, सऊदी अरब में है, तो अब सऊदी अरब लीडर है। टर्की इसको मानता नहीं, इसलिए तैयब एर्दोगन कट्टरता फैला रहे हैं। ये मसला चल रहा है। लेकिन भारत के लीडर्स हिजबुल्लाह के अटैक में, जिसमें ज़्यादातर बच्चे मारे हिजबुल्लाह ने ईरान के, उस पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ वोट बैंक की राजनीति है। वही वोट बैंक की राजनीति 73% आप ओबीसी और पिछड़े दलित शोषित वंचित बता रहे हैं, और उधर कर रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, मुसलमानों को भी हिस्सेदारी दो। ये मसला चल रहा है, मुसलमानों को हिस्सेदारी। अब आसाम की बात करें, अभी बात कर रहे थे हम, आसाम में हिस्सेदारी, इस तरह की हिस्सेदारी आप दे रहे हो कि समाज का आधा वर्ग आपसे पीड़ित है। बाल विवाह हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, और तलाक के बाद में कोई भरण पोषण नहीं है। अब तर्क दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। बहुविवाह की भी बात चल रही है। ये पॉलीगमी जो है ये इस्लाम की, यहाँ देश में कानून है, देश का कानून सबके लिए इस तरह का होना चाहिए ना कि यदि कानून के बियॉन्ड लॉ ऑफ द लैंड और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कोई चीज़ जा रही है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए, दुरुस्त किया जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपके यहाँ कस्टम है इसलिए आप तो किसी वर्ग में मान लीजिए कस्टम हो कि हम तो नर्मली देंगे, और पुराने ज़मानों में तो थी, तो आप उसको जारी रखेंगे। अभी ये जो शरिया के कानून है इसमें हाथ पैर काटने की सजा है, क्या आप सिविल कानून को और क्रिमिनल कानून को फिर एक कर दो, शरिया को उसमें भी सजा दो फिर वैसी? ये कौन सी बात है कि चार शादी एट ए टाइम, एक को तलाक दे दो फिर 4 भर लो और बाल विवाह कर लो, तलाक देने के बाद मुआवजा भी नहीं दो। तो ये समाज किस तरफ ले जा रहे हो आप, और कौन सा इस तरह का तर्क दे रहे हो आप? समाज में जब भी जरूरत पड़ी है, समाज सुधार हुआ है, समाज में जो कुप्रथाएं थी उनको दूर किया गया है। हिंदुओं को लेकर तो आप कुप्रथा बताते हैं, घूंघट कुप्रथा है, और बुर्का धार्मिक काम है, ये तो पुण्य का काम है, बुर्का तो लगाना चाहिए, बुर्का तो इनका धार्मिक मसला है, और घूंघट कुप्रथा है। ये कहाँ के डबल स्टैंडर्ड है? आपने शादी करके छोड़ दिया, उसका कोई धनी दौरी नहीं, यह उनकी धार्मिक मान्यता है। मान्यता धार्मिक इस तरह की कैसे हो सकती है जो समाज विरोधी हो, जो ह्यूमन काइंड के विरोधी हो, जो मानवता के खिलाफ हो? वो चीज धार्मिक हो ही नहीं सकती। अब आप उसको धार्मिकता का चोला पहना रहे हैं, वो धार्मिकता नहीं हो सकती। वो एक सामाजिक ताना बाना हो सकता है, जो किसी भी समाज में, वहां का उस वक्त का जो समाज था उस वक्त में ऐसी चीजें चल रही थी। वहां भारत में भी बहुविवाह प्रथा थी, लेकिन हिंदू
स्पेशल जो आपने हिंदुओं का कानून बना दिया अलग से, उसमें आपने हटा दिया, तो इनमें भी हटा देते। लेकिन इतनी हिम्मत आप में नहीं है। ठीक वैसी हिम्मत आप में नहीं है कि आप इजराइल के पक्ष में जो हिजबुल्ला का जो अटैक हुआ, इसमें हिजबुल्ला की निंदा कर देते और इजराइल के साथ खड़े होते कि नहीं, इस हमले में इजराइल के साथ हैं। लेकिन आप नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी भी नहीं करेगी, राहुल गांधी भी नहीं करेंगे, कांग्रेस पूरी नहीं करेगी। क्योंकि शुरुआत से देख रहे हैं हम, टर्की की बात चल रही थी, टर्की में अंग्रेजों ने खिलाफत को हटाया और दूर कर दिया उसको। बाद में गांधी जी ले आए कि नहीं, हम खिलाफत वापस लाएंगे। वहाँ खिलाफत कौन सी? वही इस्लामी धार्मिक सत्ता, डेमोक्रेटिक सत्ता नहीं लाने देंगे। और भारत में डेमोक्रेटिक सत्ता की बात कर रहे थे, ये कांग्रेस है। तो कांग्रेस का उलझा हुआ दर्शन है। राहुल गांधी उस दर्शन को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि एक दर्शन क्या गुल खिलाएगा देश में। और जहां गुल खिलाने की बात चल रही है, तो भारत ने अब एक गुल खिलाया है जिसमें मालदीव घुटनों के बल आ गया है। मालदीव के जो जिहादी राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, उनको अब डर सताने लग गया है कि भारत से पंगा नहीं लेना चाहिए। मालदीव का स्वतंत्रता दिवस था आज, और स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने जो बयान दिया है, वो इस तरह का बयान है जिससे कि ये पता लगता है अब कि मालदीव भारत को नकार नहीं सकता, क्योंकि भारत से टूरिज्म इंडस्ट्री जो मालदीव की है वो सबसे ज़्यादा चलती है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने ये बयान दिया कि भारत का बहुत बड़ा एहसान है हमारे कर चुकाने में। हालांकि चीन का भी नाम लिया मुइज़्ज़ू ने, चीन की तो पपेट है वो, और पाकिस्तान के थ्रू चीन का ये एजेंट और जिहादी एजेंट है। कट्टर मामला है इसका, बहुत कट्टरता से भरा हुआ है। और जो बात तैयब एर्दोगन कह रहे हैं या पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं, कट्टर मुसलमान, हम पूरे मुसलमान की बात नहीं कर रहे, उनकी तर्ज पर मोहम्मद मुइज़्ज़ू काम कर रहे हैं। और वहाँ पर जिस तरह से भारत से और कोई दुश्मनी नहीं है, भारत से केवल एक दुश्मनी है कि भारत हिंदुओं का देश माना जाता है, हिंदू यहाँ रहते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र तो है नहीं, ये तो मोस्ट सेक्युलर बना रखा है। यहाँ दादागिरी उनकी चलती है जो अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक पीड़ित हैं। तो फिर लेकिन हिंदू रहते हैं यहाँ पूरे। यदि विश्व में देखें तो नेपाल एक छोटा सा प्रांत है और भारत है, पहले तो भारत भूमि ही थी, इसके अलावा हिंदू कहाँ। लेकिन वही बात है जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू के मन में है। और चीन तो चूंकि जिहाद फैलाने में भारत में काम कर ही रहा है, चीनी पैसा आता है, कम्युनिस्ट लीडर्स इसी काम में लगे हुए हैं। कम्युनिस्ट कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलते हैं, इस्लाम के किसी भी जिहादी एक्ट के खिलाफ कम्युनिस्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि चीन का ये एजेंडा ही नहीं कि वो इस्लाम को कटघरे में खड़ा करे। क्योंकि चीन इस्लामिक कंट्रीज़ में अपना प्रभाव उसी तरह से छोड़ना चाहता है जिस तरह से भारत में कांग्रेस मुसलमानों के ऊपर छोड़ना चाहती है। तो ये इस तरह का मामला चल रहा है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।